Hello students. So I welcome you all once again. So students, today we will be dealing with a very important topic, that is reactions involving कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लासेस में हमने देखा है कि व्हाट इज कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एंड हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट दैट अ कार्बोकैटायन गो फॉर. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि कार्बोकैटायन अपने आप को हाइड्राइड, फिनिल, मिथिल शिफ्ट से रीअरेंज कर सकता है और साथ साथ ही कार्बोकैटायन अगर साइक्लिक कंपाउंड में है तो रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू रीअरेंजमेंट हो सकता है. हमने ये स्टूडेंट्स ये भी देखा था कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रायोरिटी होती है वो किसी भी दूसरे अदर शिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, isn't it? क्योंकि ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि जब कभी रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम बहुत सारे कार्बन एटम एक साथ स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं. इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रीअरेंजमेंट किन किन रिएक्शंस में, किन किन मॉलिक्यूल्स में होगा, किन कंडीशंस में होगा, हमें कहां पर रिंग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट देखना है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इनकाउंटर होने वाला है, वो जनरली आपको स्टूडेंट्स यू विल फाइंड इट इन एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आपको मिलेगा. अब ये स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं मैं एक एक करके बताता हूं. जस्ट यू नो, पहले नाम जानिए कि कहां कहां ये अप्लाई करने वाले. तो स्टूडेंट, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में होता है. देन स्टूडेंट, यू विल फाइंड कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इन अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन में होगा. एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हो सकता है. अभी व्हाई आई एम सेइंग हो सकता है, बिकॉज वी विल सी एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है अल्कीन के केस में जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. तो स्टूडेंट्स, अभी यू डोंट हैव टू थिंक ऑन दैट. एक एक करके हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस कंडीशंस में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा. इज इट क्लियर? थर्ड केस स्टूडेंट्स जो आपको मिलेगा वो जनरली आपको अल्कील हैलाइड्स के केस में मिलता है. इन द केस ऑफ SN1, E1, isn't it? तो ये बस जस्ट नोट करके रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सारे जगह पे आपको कार्बोकैटायन फॉर्म होता दिखेगा. और अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद अगर रीअरेंजमेंट होके ज्यादा स्टेबल एंटिटी मिल सकता है तो 100% इट विल गो फॉर रीअरेंजमेंट. रिमेंबर इट, जब कभी किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, किस तरह के रीअरेंजमेंट? थ्रू हाइड्राइड शिफ्ट, फिनिल शिफ्ट, मिथिल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी तरह से अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो 100% रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा, isn't it? तो स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट वी विल स्टडी इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत मजा आएगा आपको. आप बस ध्यान से समझते जाइए, देखते जाइए और डाउट्स अपने पूछते जाइए, isn't it? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे और अगर आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे स्टूडेंट्स तो वो कंसेप्ट कभी भी आपको क्लियर नहीं होगा. तो क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. साइंस मीन्स व्हाट? साइंस मीन्स यू हैव टू आस्क क्वेश्चन. रिमेंबर इट. ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल सी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स.
dehydration of alcohol. Dehydration of alcohols. तो स्टूडेंट ये वर्ड डिहाइड्रेशन, दिस वर्ड डिहाइड्रेशन सुना है सबने, सभी को पता है डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया. सो क्या होता है? डिहाइड्रेशन मींस वाटर का निकल जाना, isn't it? That is called dehydration. Hydra means water. Dehydration means removal of water. कहां से? अल्कोहल से, isn't it? Dehydration of water from alcohol, है ना? So अल्कोहल से वाटर निकालना, isn't it? That is called dehydration of alcohol. लोग बोलेंगे सर लोग तो अल्कोहल में पानी डालते या पानी निकाल रहे हो. हाँ, केमिस्ट्री में हमें यह करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, isn't it? So what is dehydration of alcohol? कैसे होता है? सबसे पहले यह समझते कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस कंडीशंस में होगा. नाउ टेक वन एग्जांपल. स्टूडेंट एक एग्जांपल से समझते. CH CH CH3 and OH. So this is the alcohol you have. तो स्टूडेंट what is the name of this compound? क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? This compound will be called as 1 2 3 4. नंबरिंग किया ना स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए. सो दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, isn't it? अभी स्टूडेंट ब्यूटेन 2 ऑल में आप क्या कर रहे हो? ब्यूटेन 2 ऑल में आप एसिड डाल रहे हो, है ना, H+ डाल रहे हो. और जो एसिड आप ऐड कर रहे हो, लेट इट बी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया है या HX ऐड किया है. एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आप ऐड कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो, एंड यू आर कीपिंग दिस टेम्परेचर एज 170 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 170 क्यों, कहां से आ गया 170 भाई, वाई नॉट 130 150 110. तो स्टूडेंट्स ये जो टेम्परेचर है, ये क्यों ये टेम्परेचर है, कैसे आया है, विल डिस्कस इट स्लोली ग्रेजुअली, हम सब पे बात करेंगे, isn't it? क्लियर है? तो हमने क्या किया है, 170 डिग्री सेल्सियस मतलब इट इज क्वाइट हायर टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, isn't it? 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग वाटर. तो अगर बॉइलिंग करना है तो 170 डिग्री सेल्सियस इज क्वाइट हाई टेम्परेचर. तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया है और उसमें अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस यू हैव हीटेड इट. तो स्टूडेंट सबसे पहले अभी आपको अगर रिएक्शन समझना है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको रिएक्शन समझना है तो आपको आपके जीओसी को पूरा यूज करना पड़ेगा, आपके पूरे जीओसी को यूज करना पड़ेगा. अगर आप जीओसी यूज नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड रिएक्शन कैसे होगा. अच्छा, एक और बात, रिएक्शन, आप जब कभी रिएक्शन पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. और इस चैप्टर का जो हम चैप्टर पढ़ रहे स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म. सो व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? What is mechanism? How will define mechanism? Mechanism means step by step detailed study of any reaction or a process. हर एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना उसको मैकेनिज्म कहते हैं. Is it clear? Is it clear, student? So what is reaction mechanism? Reaction mechanism is, take it down, reaction mechanism is step by step detailed study of any chemical reaction. So in mechanism what we deal with step by step detailed study
ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये पूरा आपने देखो, आप समझो, आपने कंटेनर लिया है, उसमें आपने H2SO4 with you have added this alcohol CH3 CH2 CH3 and OH। तो स्टूडेंट H2SO4 किसी भी एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है H+ का जनरेशन, isn't it? तो एसिड विल जनरेट H+ and you know H+ is unstable, isn't it? H+ स्टेबल है या अनस्टेबल है स्टूडेंट? What you feel? आपको क्या लगता है? H+ अगर है तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? डेफिनेटली H+ अगर कहीं जनरेट हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग, मैं H2SO4 ले रहा हूं, सबसे पहले आई हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एसिड। Why I am saying I have taken strong acid and what is strong acid? Strong acid वो होता है स्टूडेंट जो ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है, isn't it? तो ये it will dissociate to a very large quantity। H+ जो होगा वो बहुत सारा H+ होगा, isn't it? अब ये जो स्टूडेंट्स H+ जनरेट होगा, अब ये H+ क्या चाहेगा? What it will be looking for? H+ को क्या चाहिए? H+ अगर अनस्टेबल है, H+ अगर अनस्टेबल है तो उसे क्या चाहिए स्टूडेंट? H+ अनस्टेबल है तो उसे एक ऐसा, अब H+ अनस्टेबल क्यों है स्टूडेंट? H+ इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो अपने पूरे सिस्टम में, सिस्टम मींस जहां आप रिएक्शन करवा रहे हो, आप जिस जगह पे चीजों को रखे हुए हो, वो सिस्टम है आपका, है ना? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, सिस्टम मींस whatever we study, that is called system। तो स्टूडेंट H+ जो है वो प्रोड्यूस हुआ है और H+ काफी अनस्टेबल है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप पूछेगा, बोलेंगे सर कि H+ है ना सर, H2SO4 के SO4- में नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो वहां जाके अटैक करने दो ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, यहां पर O पे नेगेटिव होने के बाद भी H+ कैन नॉट रिएक्ट विथ दिस SO4-। क्यों स्टूडेंट? बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब आप समझो इस बात को स्टूडेंट्स कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके लिए H2SO4 आसानी से डिकम्पोज हो जाता है H+ प्लस H2SO4 में। अब H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक कर पाना उसके लिए डिफिकल्ट है। It is difficult to attack HSO4- because स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस ऑक्सीजन पे ना रह के हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आपने ऑलरेडी GOC में पढ़ा हुआ है, isn't it? तो एनायन जो फॉर्म होगा वो ऑक्सीजन रेजोनेंस के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये H+ जो जनरेट हुआ है, इट विल डेफिनेटली लुक फॉर सम अदर एंटिटी हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन दैट। तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए सर्च करेगा, isn't it? H2SO4 से जो H+ जनरेट हुआ है वो किसे ढूंढेगा स्टूडेंट? वो ढूंढेगा वैसे एटम को जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। इज इट क्लियर? तो ये ढूंढेगा H+ जो जनरेट हुआ है वो ढूंढेगा ऐसे एटम को जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो कैन यू टेल मी H+, सो इन अ सिस्टम स्टूडेंट, जैसे आप H2SO4 और अल्कोहल आपने ऐड किया है तो आपके पूरे सिस्टम में क्या है स्टूडेंट? You have H+, you have HSO4- plus you have alcohol ROH। आपके पास अल्कोहल है। अब स्टूडेंट हमने देखा है कि इस ऑक्सीजन पे जो चार्ज है उस पे अटैक कर पाना इसके लिए काफी डिफिकल्ट है, isn't it? एग्री? तो स्टूडेंट ये क्या देखेगा, कोई अदर सोर्सेस हैं क्या, कोई अदर सोर्सेस हैं क्या? तो स्टूडेंट अदर सोर्स पे उसे दिखेगा ये ऑक्सीजन एटम। क्या दिखेगा? ये ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं स्टूडेंट, हम क्या समझ रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर एंड मैं ये बता रहा हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर कब होगा और कैसे होगा। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने अल्कोहल के साथ एक एसिड को हायर टेम्परेचर पे रखा है, क्या होने वाला है?
H प्लस बहुत सारा जनरेट होगा एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर व्हाट, एन इलेक्ट्रॉन रिच एटम और इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी वो ढूंढेगा। तो स्टूडेंट उसे क्या मिल जाएगा, उसे मिल जाएगा अल्कोहल का ये OH ऑक्सीजन एटम, OH ग्रुप का ये ऑक्सीजन एटम जिसके पास दो लोन पेयर बैठे हुए हैं, isn't it? अभी स्टूडेंट्स ये जो दो लोन पेयर बैठे हुए हैं वो उस पे H प्लस जाके अटैक करेगा, isn't it? अब अटैक करने के बाद व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 OH एंड H प्लस। तो स्टूडेंट ये जो हाइड्रोजन पे जो प्लस था, नाउ दैट गेट ट्रांसफर्ड टू व्हाट, ये किस पे आ गया स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन एटम पे। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन पे चलता है क्या? हाँ ये चलता है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने के बाद भी ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, isn't it? तो स्टूडेंट H प्लस से काफी ज्यादा स्टेबल ये एंटिटी है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, बट ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होने के बाद भी वो H प्लस से ज्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट ये रिएक्शन अब रिवर्सिबल नहीं जाएगा इस स्टेज पे। एंड क्लियर है, दिस इज क्लियर। H प्लस ने अटैक किया ऑक्सीजन पे, अभी सभी एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो चुका है। इज इट क्लियर? अभी स्टूडेंट आप क्या कर रहे हो, यू आर कीपिंग इट एट हायर टेम्परेचर, आप इसे हीट करवा रहे हो 170 डिग्री सेल्सियस पे। अभी डेफिनेटली स्टूडेंट ये इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, बट आई कैन नॉट से कि ये मॉलिक्यूल पूरी तरह से स्टेबल हो गया और इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हंसी खुशी नहीं रहने वाला है। Is it clear? There is a problem that oxygen have positive charge, और ऐसे केस में स्टूडेंट हाइड्रोजन को, H प्लस को ऑक्सीजन ने तो अपना लोन पेयर दे दिया, बट बाद में ऑक्सीजन को समझ में आया यार मेरे पास ऑक्टेट तो पूरा है, बट मैं अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका हूं। Is it clear? तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा स्टूडेंट, और इलेक्ट्रॉन पुल करके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पुल किससे करेगा, डेफिनेटली ये हाइड्रोजन से करेगा, ये हाइड्रोजन से करेगा, और ये कार्बन से भी करेगा। अभी हायर टेम्परेचर पे इफ दिस बॉन्ड विल ब्रेक, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है स्टूडेंट, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट H2O, you will get H2O plus CH3 CH2 CH and CH3 having positive charge on this carbon atom। तो जनरेट हो गया क्या स्टूडेंट, कार्बोकैटायन, है ना। सो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जब कभी आप किसी अल्कोहल में एसिड को ऐड करेंगे तो आपको एक कार्बोकैटायन मिलेगा। क्लियर है? H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन एटम पे, और हायर टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा एंड इट विल जनरेट कार्बोकैटायन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? अब आप पूछोगे सर ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ वो तो अनस्टेबल है। डेफिनेटली दिस इज अनस्टेबल। कार्बोकैटायन अब कार्बोकैटायन के फॉर्म में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। हमने जीओसी में पढ़ा था जब कभी कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट, सो स्टूडेंट दिस कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब स्टूडेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करने का ट्राई करता है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, थ्रू एरोमेटिसिटी। एंड कार्बोकैटायन के केस में तो स्टूडेंट हमने ये भी देखा कि कार्बोकैटायन गो फॉर रीअरेंजमेंट। नाउ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, क्या इन दिस केस इट कैन गो फॉर रीअरेंजमेंट? कैन इट गो फॉर रीअरेंजमेंट? तो स्टूडेंट्स हमने वी हैव स्टार्टेड इट, मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया, हमने H2SO4 को अल्कोहल में ऐड किया, अल्कोहल में ऐड करने के बाद अल्कोहल जैसे ऐड हुआ H प्लस अटैक करता है अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पे, हीट करने पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट क्या ये कार्बोकैटायन किसी तरह का रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनिल शिफ्ट, मिथिल शिफ्ट?
या फिर रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां पर स्टूडेंट इट इज नॉट पॉसिबल. यू कैन सी ऑलरेडी इट हैव 5 अल्फा हाइड्रोजन, इजंट इट? इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, यहां पर 3 और यहां पर 2. सो टोटल हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 5 अल्फा हाइड्रोजन. अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, यहां लेके आएंगे तो भी 5 अल्फा हाइड्रोजन, इधर लेके आएंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन. रीअरेंजमेंट तभी होता है जब स्टेबिलिटी बढ़ती है, इजंट इट? तो स्टूडेंट अब इसमें रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. CH3, CH2, CH एंड CH3 विथ अ प्लस चार्ज. इज इट क्लियर? ये हमारा फॉर्म हुआ. नाउ स्टूडेंट अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, है ना? अब इस बात को समझिए स्टूडेंट, अब इस बात को समझिए. ये कार्बोकैटायन तो है अनस्टेबल, अब ये स्टेबल होना चाहेगा, इजंट इट? जब ये स्टेबल होना चाहेगा तो हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज व्हाट, कि अगर सपोज दिस H मूव्स आउट, ये H बाहर निकल जाता है स्टूडेंट, तो H को कोई एक ऐसा एंटिटी वाटर या फिर आपके बेस का जो एनायन प्रोड्यूस हुआ है वो अगर इस H प्लस को बाहर निकाल देता है, तो जैसे इस H प्लस को स्टूडेंट्स बाहर निकालेगा तो H प्लस बाहर निकलेगा, तो इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस कार्बन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा. और जब ये ओवरलैपिंग होगा स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. क्लियर है स्टूडेंट? दिस इज, सपोज दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2. तो मैंने क्या किया है स्टूडेंट, इफ दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, तो अल्फा 1 से अगर हाइड्रोजन, अभी डिहाइड्रेशन है स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर. तो यहां से आप समझो, यहां से आपने क्या किया, पहले H प्लस ऐड किया, H प्लस पहले ऐड किया, वाटर हटाया, तो एक्चुअली आपने अभी तक क्या हटाया है मॉलिक्यूल से? OH माइनस, इजंट इट? पहले H प्लस ऐड कर रहे हो आप, फिर H2O हटा रहे हो आप, तो एक्चुअली एडिशन हुआ H प्लस का और H2O हटाया है, तो ओवरऑल आपने क्या हटाया है? केवल OH हटाया, क्योंकि H प्लस तो ऑलरेडी आपने ऐड किया, तो आप हटाए क्या है अभी तक? OH माइनस. एक और H प्लस ऐड कर और एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो हम क्या कहेंगे? हमने वाटर मॉलिक्यूल हटाया. तो अभी तक जो हटा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हुआ है, बट H प्लस बाहर के सोर्स से आए, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मॉलिक्यूल ने अभी तक वाटर लूज किया है, इजंट इट? अभी तक उसने क्या लूज किया है? OH लूज किया. अब जब स्टूडेंट ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हायर टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है. ये हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल सकते हैं. और ये क्यों निकल रहा है स्टूडेंट? क्योंकि कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है, अब उसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे कौन इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जो इसके सामने कार्बन बैठा हुआ है, इजंट इट? दूर का कार्बन इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ओवरलैप, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अल्टरनेट पोजीशन से होता है, एडजेसेंट पोजीशन पे होता है, एक के सामने दूसरा है तभी ट्रांसफर हो सकता है, इजंट इट? तो अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाला, अल्फा 1 से हाइड्रोजन निकाला, तो आपको यह अल्कीन मिला, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? ब्यूट-2-ईन. सिमिलरली स्टूडेंट्स, क्या यहां से अल्फा 2 से हाइड्रोजन निकल सकता था? ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके सामने कार्बन जो बैठे हुए हैं उसको अल्फा कार्बन कहेंगे. अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो उसमें नेगेटिव, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है स्टूडेंट, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली वो कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और उसे स्टेबल करेगा. तो अगर अल्फा 1 से हाइड्रोजन निकला, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट, और अगर अल्फा 2 से हाइड्रोजन निकला, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. अभी इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट? ब्यूट-1-ईन. क्लियर है? सो
यहां डिहाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स अगर फाइनली आप इस बात को समझो तो आपने क्या किया है, आपने एक अल्कोहल लिया है और अल्कोहल को जब आपने किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ हीट किया है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। अब स्टूडेंट जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल निकलते समय एक OH निकलेगा और जिस जगह से OH निकल रहा है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है, isn't it? तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है जहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, अल्कोहल का OH ग्रुप और उसके एडजेसेंट से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो ओवरऑल क्या निकलेगा, ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विल गिव यू टू प्रोडक्ट्स, इट विल गिव यू टू प्रोडक्ट्स। अगर अल्फा 1 से हाइड्रोजन निकले सो इट विल गिव यू CH3 एंड दूसरा जो प्रोडक्ट निकल रहा है अगर अल्फा 2 से हाइड्रोजन निकले सो इट विल गिव यू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? तो हमारे स्टूडेंट्स हमें एक अल्कोहल यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट दे रहा है। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वी विल गो लिटिल स्लो बट वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रिएक्शन। हमें अच्छे से समझ के लेना है स्टूडेंट, क्योंकि ये कंसेप्ट पूरा जो आप अभी आप पढ़ रहे रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, द सेम थिंग विल अगेन एंड अगेन कम। ये अल्कोहल चैप्टर में वापस से आएगा, इजंट इट? तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बार बार रिपीट होने वाला है। तो स्टूडेंट क्या कहा मैंने, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। व्हाई दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? क्योंकि जब आप अल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है तो आपको अल्कीन फॉर्म होता है। सो यहां आपको दो तरह के अल्कीन फॉर्म होंगे, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां दो प्रोडक्ट आए। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखिए एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल ऑल्सो। और अच्छा, वो बताने से पहले स्टूडेंट मैकेनिज्म समझ में आ गया? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? सबसे पहले व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म? स्टेप बाय स्टेप डिटेल स्टडी ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म, इजंट इट? तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड को, strong acid, it can be H2SO4, it can be HCl, it can be any other strong acid, isn't it? तो कोई भी strong acid, concentrated acid को जब मैंने अल्कोहल के साथ ऐड किया है और हीट किया है स्टूडेंट, तो H+ अटैक करेगा अल्कोहल के OH पे, क्योंकि इसे क्या चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, इसे ऑक्सीजन पे दिख रहा है। और ये जैसे ही अटैक करेगा, याद रखना पूरे ऑर्गेनिक में एक ही चीज होंगी, एक ऐसा एंटिटी होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और एक ऐसा एंटिटी होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन रिच को देना है, तो आपस में उनका कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो आपको हर रिएक्शन में, हर जगह पे क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा एंटिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कौन सा एंटिटी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये पहचानने आपको आ गया तो आपको यह भी समझ में आएगा कि वो दोनों में आपस में पहले रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन कैसे बढ़ने वाला है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यह समझने का ट्राई कीजिए कि इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटिटी क्या है। एंड H+, वी नो H+ इज हाईली अनस्टेबल। H+ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो काफी अनस्टेबल होगा। तो H+ अनस्टेबल होगा तो वो किस पे अटैक करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी होगा, उस पे अटैक करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी ओवर हियर इज ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन पे ये अटैक करेगा स्टूडेंट, आपको यहां जो मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस आई कैन कॉल इट एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। व्हाई आई विल बी कॉल इट एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल? क्योंकि प्रोटॉन, H+ इज प्रोटॉन, प्रोटॉन ने अटैक कर दिया है अल्कोहल में, so it is protonated alcohol. Now student, ये जो protonated alcohol है, it will always be unstable, है ना?
अब ये फॉर्म तो हो जाएगा, H+ को स्टेबिलिटी देने के लिए ये जो महादानवीर ऑक्सीजन बैठा था उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, बट उसके बाद ऑक्सीजन को पता लगा कि यार मैं खुद बहुत स्टेबल नहीं हूं। ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके जीवन में क्या होता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। फिर ये झगड़ा चालू करेगा जिन एंटिटीज के साथ जुड़ा हुआ है कि आई एम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आई कैन नॉट बेयर पॉजिटिव चार्ज ऑन मी, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा। तब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर झगड़ा चालू हो गया, और अगर स्टूडेंट झगड़ा चालू हो गया तो वो रिश्ता टूटता ही टूटता है, isn't it? दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, अगर झगड़ा चालू हो गया तो वो टूटता ही टूटता है, और यहां पर भी बॉन्ड टूटेगा ही, isn't it? और टूटने के लिए अगर टेम्परेचर, किसी का दिमाग गर्म हो तो वो तो रिश्ता और भी जल्दी टूटता है, isn't it? गर्मी अगर आ गई किसी के अंदर तो वो तो और भी जल्दी टूटता है। और यहां पर इसी रिश्ते को तोड़ने के लिए, कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आपने क्या किया है, आग में घी नहीं डाला है, आपने आग डाला है, isn't it? आपने आग डाला है, आपने हीट डाला है, इज इट क्लियर? आपने जैसे ही हीट डाला, जो बॉन्ड वीक थे, जो कमजोर थे, वो टूट गए, और टूट गए तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन। और हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन एंड कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, इज इट क्लियर? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के टाइम पे आपको कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इज इट क्लियर स्टूडेंट? अभी ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, इट इज अनस्टेबल। अब देखो कहानी कैसी है, पहला जो पॉजिटिव चार्ज था वो हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया, फिर ऑक्सीजन ने कार्बन को दिया। अब कार्बन परेशान है कि समस्या किसी और की, समाधान किसी और को ढूंढना है ना? अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बन बोला भाई आई एम अनस्टेबल, आई कैन नॉट बियर दिस पॉजिटिव चार्ज। भाई मैं थोड़े टाइम के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो सकता हूं, लेकिन सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट का लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इज इट क्लियर? अगर ये छोटा होता है तो बोलेगा थोड़े टाइम के बाद कि यार इतने समय के बाद, पॉजिटिव चार्ज के बाद, इतना टाइम के, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आई नीड स्टेबिलिटी। तो जब स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर से क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता है जो कार्बोकैटायन के सामने हाइड्रोजन्स होते हैं, जो कार्बोकैटायन के सामने कार्बन होते हैं, उससे जुड़े हाइड्रोजन होते हैं, ऑलरेडी वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते रहते हैं, और ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली इनके पास जो है वो वीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो हायर टेम्परेचर पे उनका भी टूटना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? हाइपर कॉन्जुगेशन याद आ रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकैटायन बनेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो जो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वहां नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, तो पहले ही बॉन्ड नहीं है इनमें, और उस पे भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना देंगे और आपको अल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट ये जो अल्कीन फॉर्म हो रहा है तो ये हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, अल्फा 1 से भी निकल सकता है और अल्फा 2 से भी निकल सकता है। अगर अल्फा 1 से निकलेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ब्यूट 2 इन मिलेगा, और अगर अल्फा 2 से निकला तो ब्यूट 1 इन मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? मैकेनिज्म इज क्लियर, कैसे हो रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, नाउ स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट ब्यूट 2 इन फॉर्म हुआ है, एक साइंटिस्ट आए बाय द नेम ऑफ सेडजेफ, उसने बोला कि दिस इज सेडजेफ अल्कीन, दिस इज सेडजेफ अल्कीन, और इस अल्कीन को कहा गया हॉफमैन अल्कीन। क्या कहा गया? हॉफमैन अल्कीन एंड सेडजेफ अल्कीन। अब आप पूछोगे सर ये कौन सी बला है, ये हॉफमैन कौन है, ये सेडजेफ कौन है, ये यहां क्यों आ गए और अपना नाम क्यों दे दिया इसे सेडजेफ और हॉफमैन अल्कीन? तो स्टूडेंट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, सेडजेफ करके एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये बता दिया, क्या बता दिया स्टूडेंट्स? आपको पता है क्या
कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मैंने आपको पहले बताया है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये सारे रिसेंट डेवलपमेंट है, 1950 के आसपास है। तो क्या उससे पहले जो रिएक्शंस होते थे, तो उससे पहले रिएक्शन होते समय क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था। जब ये सारे कंसेप्ट नहीं थे कि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है स्टूडेंट। तो उससे पहले भी लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो दो तरह का अल्कीन बनेगा, उसमें एक अल्कीन बनेगा जो ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा और एक अल्कीन बनेगा जो कम क्वांटिटी में फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पर स्टूडेंट सेट्जेफ अल्कीन, व्हाट इज सेट्जेफ अल्कीन? सेट्जेफ ने ये कहा स्टूडेंट, जब कभी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सो आई वुड लाइक टू से कि आप सेट्जेफ एंड हॉफमैन अल्कीन क्या है उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ये पुराना कंसेप्ट है स्टूडेंट, सेट्जेफ एंड हॉफमैन जो है वो पुराने कंसेप्ट हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बार ये पूछा जाएगा कि इसमें सेट्जेफ अल्कीन कौन सा होगा एंड हॉफमैन अल्कीन कौन सा होगा। तो मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, ध्यान से समझिए, इस चीज को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। सो व्हाट आई एम सेइंग, सेट्जेफ अल्कीन को सेट्जेफ प्रोडक्ट भी कहा जाता है ना? तो यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्कीन बन रहा है, तो सेट्जेफ प्रोडक्ट, व्हाट इज सेट्जेफ प्रोडक्ट? तो स्टूडेंट, मोर substituted alkene formed is called as सेट्जेफ प्रोडक्ट और सेट्जेफ अल्कीन। तो स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस जहां पर, ध्यान से समझिए, ऐसे केसेस जहां पर एक से ज्यादा तरह के अल्कीन फॉर्म हो सकते, ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक से ज्यादा तरह के अल्कीन फॉर्म हो सकते हैं, तो वो अल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, उस अल्कीन को हम सेट्जेफ अल्कीन के नाम से जानेंगे। इज इट क्लियर? सो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज सेट्जेफ अल्कीन। तो आप स्टूडेंट, आप ये सोचेंगे कि सर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या है? तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब स्टूडेंट्स, इन कार्बन के साथ जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा अल्कील ग्रुप होना चाहिए। जितना ज्यादा अल्कील ग्रुप होगा उतना ज्यादा मैं इसे सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कहूंगा। सब्स्टिट्यूट हो चुका है अल्कीन का, बेसिक अल्कीन जो है हमारा, सबसे पहला अल्कीन जो है हमारा स्टूडेंट्स, तो अल्कीन में 2 कार्बन मिनिमम चाहिए, और उन 2 कार्बन से अगर ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो जितने हाइड्रोजन हट जाएं और उनके जगह पे जितने ज्यादा अल्कीन आ जाए, मैं कहूंगा वो उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। क्लियर? व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये समझ में आ गया क्या स्टूडेंट्स? ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन? सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वो है जहां पर कार्बन के डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें जितने हाइड्रोजन हटके जितने अल्कील ग्रुप है, वो उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए इस बात को। यहां पर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन हटके एक अल्कील ग्रुप आया हुआ है। ये 2 सब्स्टिट्यूशन है यहां पर स्टूडेंट्स।
अगर इसी के जगह मैं और एक CH3 लिख दूं तो ये 3 सब्स्टिट्यूटेड, मैं और एक CH3 या R लिख दूं, कुछ भी अल्कील ग्रुप हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा 4 सब्स्टिट्यूशन, 4 सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे। तो सेटजेफ अल्कीन क्या है? सेटजेफ अल्कीन वो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज कॉल्ड एज सेटजेफ अल्कीन। एंड हॉफमैन क्या है स्टूडेंट? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन is called as Hoffman alkene or Hoffman product. So यहां पर स्टूडेंट द प्रोडक्ट इज अल्कीन, therefore I am calling it as Hoffman product. Is it clear? क्लियर है स्टूडेंट? काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझिए। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका फिर से एक क्विक रिवीजन। मैंने क्या कहा स्टूडेंट? जैसे ही आप एल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डाल के हीट करोगे, सो दिस विल बी द मैकेनिज्म। तो ऐसे केस में अगर एक से ज्यादा अल्कीन बन सकते हैं, तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा हम उसे सेटजेफ अल्कीन कहेंगे, और जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा हम उसे हॉफमैन अल्कीन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहां आप देखो, सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH3, so over here we have 2 substitution, and students CH3 CH2 CH double bond CH2, over here we have just single substitution। यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक 3 हाइड्रोजन है, केवल एक हाइड्रोजन हटा है और C2H5 आया है, so that product is called as Hoffman alkene। Is it clear? क्लियर है स्टूडेंट सबको? एनी डाउट? कुछ डाउट नहीं है? ओके। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? दिस इज मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अभी थोड़ा और हम लोग डिटेल पे इसके बात करेंगे। सो फर्स्ट टेक इट डाउन, पॉज मी एंड टेक इट डाउन। सबसे पहले ये सारी बातें लिखिए। इज इट क्लियर? लिखिए स्टूडेंट इन सारी बातों को। सो डन स्टूडेंट्स, इज इट ओके? लिख लिया सबने? चलिए अभी थोड़े स्टूडेंट्स हम ये पूरे रिएक्शन जो हो रहा है इसके बारे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहला, अगर आप ध्यान से देखो, सो कैन आई से दिस इज द स्टेप 1, this is the step 1, this is the step 2, है क्या स्टूडेंट? this is step 2, this is step 2, कार्बोकटायन बन चुका है, वही कार्बोकटायन को मैंने लिखा है, and this is step 3, है ना। ये 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। कैन आई से स्टूडेंट this is 3-step reaction? So 3 steps reaction. Step 1 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? Step 1 is alcohol पे H+ is attacking and it is giving you protonated alcohol. Clear है स्टूडेंट? This will give you protonated alcohol. This is step 1. This is step 1. Now step 2. What is step 2? This protonated alcohol when heated, it will generate carbocation plus water. कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अभी स्टूडेंट ये कार्बोकैटायन इस केस में जो फॉर्म हो रहा है, ध्यान से समझिए, जब कभी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा
और अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है तो 100% वो रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा, और हर एक रीअरेंजमेंट को वी कंसीडर इट एज अ स्टेप। तो यहां पर स्टूडेंट इट कैन बी मोर देन 3 स्टेप्स। In this case, this reaction is 3-step reaction because the carbocation that is formed will not go for any rearrangement. Is it clear? Is it clear to everyone? So students, I am not saying dehydration reaction is a 3-step reaction. Rather, I am saying this dehydration reaction is a 3-step reaction. So dehydration reaction can be 4-step, it can be 5-step, it can be more than that. Clear hai? सो स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा था, आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिहाइड्रेशन हमेशा से 3 स्टेप होगा। इट कैन बी मोर देन दैट बिकॉज कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इजंट इट? ओके, नाउ थर्ड स्टेप जो होगा स्टूडेंट, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज, what is step number 3 students? Step number 3 is, अगर आप देखेंगे तो यहां पर CH3, CH2, C+ एंड CH3। तो स्टूडेंट्स यहां पर हाइड्रोजन का निकल जाना और अल्कीन का फॉर्म होना, दिस इज स्टेप नंबर 3। इज इट क्लियर? तो स्टेप 1 इज व्हाट? स्टेप 1 जहां पर H+ अल्कोहल पे अटैक करता है। क्लियर है स्टूडेंट? दूसरा स्टेप जहां पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल कार्बोकैटायन जनरेट करता है। अब कार्बोकैटायन के मल्टीपल स्टेप में रीअरेंजमेंट हो सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में। तो कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा स्टूडेंट, एंड लास्ट में कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा उससे हाइड्रोजन का बाहर निकलना और अल्कीन का फॉर्म होना, दिस इज स्टेप नंबर 3। नाउ स्टूडेंट, जस्ट आई वांट टू आस्क यू फ्यू थिंग्स। पहली बात, स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 के बारे में कैन यू कमेंट कि ये इट विल बी अ फास्ट रिएक्शन और इट विल बी अ स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा होने वाला है स्टूडेंट? ये एक फास्ट रिएक्शन होने वाला है और ये एक स्लो रिएक्शन होने वाला है। अब ये फास्ट, कोई भी रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स? ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी रिएक्शन फास्ट है या स्लो है? तो स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए आपको कितना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी रिएक्शन को होने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स वो रिएक्शन काफी स्लो हो जाएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कैरी ऑन, इजंट इट? उस रिएक्शन को होने में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तो वो रिएक्शन स्लो होगा। और किसी भी रिएक्शन में जहां पर आपको एनर्जी नहीं लग रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और वो रिएक्शन काफी फास्ट होने वाला है। उसके लिए एनर्जी लगने वाला नहीं है, उल्टा एनर्जी बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो चीजें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगी। तो स्टूडेंट, स्टेप 1 में कैन यू टेल मी यहां कोई बॉन्ड टूट रहा है या बॉन्ड बन रहा है? तो स्टूडेंट, H+ अटैक कर रहा है ऑक्सीजन पे और यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, सो दिस रिएक्शन विल बी अ फास्ट रिएक्शन। सो स्टूडेंट, जहां पर भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है, और जिस जगह पे बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ रही है वो रिएक्शन स्लो होने वाला है। रिमेंबर इट, ये बात याद रखिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे रिएक्शंस जहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, नए बॉन्ड बन रहे हो, वो रिएक्शन फास्ट होंगे, और वैसे रिएक्शंस जहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं वो रिएक्शन स्लो रिएक्शन होंगे। क्लियर है? फास्ट रिएक्शन कौन से होंगे? जहां बॉन्ड बन रहा हो, क्योंकि बॉन्ड बनने पे एनर्जी बाहर निकलती है और रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। और जिस जगह पे बॉन्ड टूट रहा हो तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, और वो एक स्लो रिएक्शन होगा।
तो स्टूडेंट स्टेप 1 जो होगा वो क्या होगा? फास्ट रिएक्शन होगा। कैन यू टेल मी अबाउट स्टेप 2? स्टूडेंट स्टेप 2 एक फास्ट रिएक्शन है या एक स्लो रिएक्शन है? बता सकते हो आप? स्टेप 2 कैसा रिएक्शन है? तो स्टूडेंट देखो आप यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, सो इट विल बी अ स्लो रिएक्शन, isn't it स्टूडेंट्स? तो ये एक स्लो रिएक्शन है ना? एंड स्टेप 3, तो स्टूडेंट्स अगर स्टेप 3 की बात करोगे तो आप देखेंगे स्टेप 3 में एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट भी रहा है और एक बॉन्ड बन भी रहा है। देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड टूट भी रहा है, बन भी रहा है स्टूडेंट्स, isn't it? तो ऐसे केस में वो रिएक्शन आप किस तरह का बॉन्ड तोड़ रहे हो और किस तरह का बॉन्ड टूटने के बाद जो नया बॉन्ड बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे वो स्लो या फास्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां पर जो ये रिएक्शन होगा इट विल बी अ फास्ट रिएक्शन बिकॉज कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट कार्बोकैटायन खत्म हो रहा है, कार्बोकैटायन नहीं रह रहा है, ये बॉन्ड टूटने के बाद एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप एक स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ के एक वीक बॉन्ड तो बना रहे हो, लेकिन साथ साथ में कार्बोकैटायन के कारण जो अनस्टेबिलिटी थी उसको भी खत्म कर रहे हो, तो इट विल बी अ लिटिल फास्ट रिएक्शन, है ना? तो जो स्लोएस्ट, अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स में जो हमने पढ़ा है, तो हमारे पास 3 स्टेप है। अच्छा स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होगा कि ये सेकेंड और थर्ड स्टेप के बीच में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, isn't it? आगे के रिएक्शंस में कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जहां पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होगा। अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज अ फास्ट रिएक्शन स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तभी होता है जब वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, और अगर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है तो वो रिएक्शन हमेशा से फास्ट रिएक्शन ही होगा, isn't it? तो हर टाइम पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में स्लोएस्ट रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा स्टूडेंट? स्लोएस्ट स्टेप होगा स्टेप 2, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है? ध्यान में रख लीजिए, बात समझ के रख लीजिए कि स्लोएस्ट स्टेप कौन होगा? स्लोएस्ट स्टेप हमेशा से प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन का स्टेप है दैट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप। इज इट क्लियर? तो यहां पर स्टूडेंट हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप है वो स्टेप 2 है। स्टेप 2 है कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है स्टूडेंट? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर एनी रिएक्शन इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो आप याद रखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और इस केस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? स्टेप 2 इज आरडीएस। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट इस केस में जो रेट डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड ऑन दिस स्टेप, स्टेप 2 पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो ये बोर्ड में हमने काफी कुछ लिखा। नाउ आई वुड लाइक टू रब दिस, और ये सब कुछ लिखने के बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहेंगे। बट आई थिंक ये सारी बातें आपको अभी तक क्लियर हुई होंगी। बहुत सिंपल है, आसान है, कोई भी डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है, बस आपको धीरे धीरे समझते जाना है, isn't it? तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देख लिया? अल्कोहल में जैसे H+ आता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन कैन गो फॉर रीअरेंजमेंट इफ इट इज पॉसिबल, और रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उसे हम सेडजेफ अल्कीन कहते हैं, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उसे हम हॉफमैन अल्कीन कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते
बोलते हैं कि हॉफमैन क्या, सेटजेफ क्या, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। सेटजेफ अल्कीन वो अल्कीन है, सेटजेफ अल्कीन वो अल्कीन है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और हॉफमैन अल्कीन वो अल्कीन है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर? इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट इस केस में सेटजेफ अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। आप समझिए, जब दो अल्कीन बन रही है तो एक ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और एक कम क्वांटिटी में बनेगा, तो यहां पर सेटजेफ प्रोडक्ट जो होगा स्टूडेंट वो मेजर प्रोडक्ट होगा। बट मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हर टाइम पे सेटजेफ ही मेजर हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ये बात याद रखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ अल्कीन होगा, यह बात गलत है। बहुत समय पे सेटजेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन हर बार सेटजेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो, यह गलत है। तो सेटजेफ अल्कीन क्या है? लोग ऐसे बोलते हैं जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेटजेफ अल्कीन होगा और जो माइनर होगा वो हॉफमैन होगा, यह गलत है। सही क्या है? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो सेटजेफ है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या है? वो हॉफमैन है। हो सकता है कि सेटजेफ अल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो, और हो सकता है कि हॉफमैन जो प्रोडक्ट हो वो मेजर प्रोडक्ट हो। हॉफमैन मेजर भी हो सकता है, सेटजेफ भी मेजर हो सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन डेफिनेशन इज फिक्स्ड, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज सेटजेफ, एंड जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा दैट ऑलवेज बी कॉल्ड एज हॉफमैन। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, प्लीज नोट इट डाउन। आपको जैसे भी लिखना आप लिख के रखिए, बट कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सेटजेफ मतलब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, और हॉफमैन मतलब जो कम सब्स्टिट्यूटेड होता है। हो सकता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बन रहा हो वो ज्यादा क्वांटिटी में बने, और ऐसा भी हो सकता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो वो कम क्वांटिटी में भी बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा या कम क्वांटिटी में बनेगा, ये रिएक्शन वाइज चेंज हो सकता है, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज सेटजेफ and less substituted will always be called as Hofmann. It may be minor or major. Is it clear? और स्टूडेंट डिहाइड्रेशन के केस में जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो शुड आई रब करूं स्टूडेंट्स? तो मैं केवल फाइनल रिएक्शन जो है उसे छोड़ के बाकी सब कुछ रब कर देता हूं। ओके, नाउ तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है हमारा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज दैट स्टेप इन विच कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, isn't it? So step 2, so some few important points to remember, few important points to remember. First is step 2 is RDS. What is full form of RDS? Rate determining step. Okay, so this is RDS. Step 2 is RDS. And student, rate of reaction हमें पता है, rate of reaction depends on what? RDS. and RDS जो होगा स्टूडेंट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहां पर कुछ डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, अब रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आरडीएस पे डिपेंड करेगा। और आरडीएस किस पे डिपेंड करेगा? ये रेट फास्ट है या स्लो है? कौन सा रेट स्टूडेंट? वो सेकंड स्टेप जो है हमारा। व्हाट इज दैट सेकंड स्टेप? प्रोटोनेटेड अल्कोहल का हीटिंग, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल के हीटिंग से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट ये जो स्टेप है स्टूडेंट, ये जो स्टेप है, यहां से जो आपको कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है,
ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, तो ये कार्बोकैटायन कितना स्टेबल फॉर्म हो रहा है। अगर स्टूडेंट ये आसानी से, ये स्टेप कम टेम्परेचर पे आसानी से टूट के ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, तो स्टेप काफी फास्ट होगा। और कार्बोकैटायन अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, स्टूडेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनके प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, वो रिएक्शन उतना डिजायरेबल होगा, वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। और आपका स्लो स्टेप जितना फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इजंट इट? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है आपने। सो द रेट ऑफ रिएक्शन, कितना फास्ट होने वाला है रिएक्शन, वो किससे डिपेंड करेगा कि स्लोएस्ट स्टेप आपका कितना फास्ट है। स्लोएस्ट स्टेप आपका जितना फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इज इट क्लियर? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है ये पता है, स्लोएस्ट स्टेप के बारे पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आरडीएस के बारे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सो आरडीएस जितना फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। और आरडीएस किस पे डिपेंड करना है, कितना फास्ट होगा? जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी आसानी से ये फॉर्म होगा कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप, थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कार्बोकैटायन फॉर्म्ड में गो फॉर रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन फॉर्म्ड में गो फॉर रीअरेंजमेंट। इट मे गो फॉर रीअरेंजमेंट। तो स्टूडेंट, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यहां पर एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। आप देखो, पहले H+ ने ROH पे अटैक किया। आप ध्यान से देखो, ROH पे अटैक किया, आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलने के बाद वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, कार्बोकैटायन प्लस H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और फिर कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ था उससे फिर एक H+ बाहर निकला और अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। स्टूडेंट, तो आप देखो ऐड क्या हो रहा है और बाहर क्या निकल रहा है। हमने H+ ऐड किया है स्टूडेंट, हमने H+ ऐड किया है तो H+ निकाला भी है, तो मतलब H+ जो ऐड हुआ वो निकला भी है और साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी निकला है। तो H+ जो ऐड हो रहा है वही निकल रहा है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कभी कम नहीं होगा। तो एसिड विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सो मैं बोल सकता हूं डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा से कांस्टेंट जीरो होने वाला है, इट विल नेवर चेंज, इट विल ये जीरो होगा स्टूडेंट, कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। concentration of H+ will always be a constant and differentiation of a constant value is always 0. Is it clear? So H+ will act as a catalyst. Okay, and yahan par student one important thing is, in this case I'm saying major product formed is Sedgwick प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा से सेडजेफ प्रोडक्ट होता है। और सेडजेफ प्रोडक्ट क्या है? सेडजेफ प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट? सेडजेफ प्रोडक्ट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द सेडजेफ प्रोडक्ट। तो हर बार डिहाइड्रेशन में सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इन दिस केस दिस विल बी द केस। इज इट क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको आज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे बताया, जहां हमने देखा कार्बोकैटायन इन्वॉल्व है। अभी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टॉप इट टुडे
काफी 1 घंटा हमने डिस्कशन कर लिया, आज हम यहां स्टॉप करेंगे। आप इसको समझिए, कल के क्लास में हम इस पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, जहां पर आपको रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होगा। आज हमने रीअरेंजमेंट तो नहीं देखा, लेकिन हमने ये देखा कि कार्बोकैटायन जनरेट कहां होता है, और अगर कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है और अगर वो रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है, तो वो 100% रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा। इज इट क्लियर? तो कल हम ऐसे केसेस लेंगे जहां पर जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा दैट विल गो फॉर रीअरेंजमेंट। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। गारंटी, आई गारंटी यू, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस बार एग्जामिनेशन को आप फोड़ डालने वाले। यू विल गेट, यू कैन गेट थ्रू अ वेरी गुड रैंक। आपको ऐसा फील आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको लगेगा ऑर्गेनिक इतना आसान है क्या यार। बस थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़े अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रट्टा मारा, आपने याद करने का ट्राई किया ऑर्गेनिक का, आपका कुछ नहीं होने वाला, याद रखिए। एंड मुझे पता है आप में से कोई याद नहीं करना चाहेगा, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप ये चीज को समझ के लेना चाहेंगे, एंड आई एम हियर टू help you to understand the thing. Okay, so for today, thank you very much.